नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। दोस्त चैप्टर हमारा सेकंड होने वाला है द एनालिसिस ऑफ पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थ्योरीज ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के सिद्धांत के संदर्भ में नीति का हम दोस्तों विश्लेषण करेंगे। यानी कि स्टेट की अलग अलग थ्योरीज हैं जो हमें ये बताती है कि एक पॉलिसी किन चीज़ों को देखते हुए बनानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो का दोस्त हमारा यही टॉपिक रहने वाला है। मैं आपको चैप्टर्स के अंदर से क्वेश्चंस के फॉर्मेट में समझा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों चैप्टर्स के क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में समझाऊंगा आपको, तो आई होप आपकी उस चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। चलिए दोस्त, आज जो हमारा सेकंड चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है उदारवादी राज्य के सिद्धांत के संदर्भ में नीति विश्लेषण का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन पॉलिसी एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लिबरल स्टेट थ्योरी। तो सबसे मेन जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सबसे मेन क्वेश्चन है आपका। यानी कि मेनली जो क्वेश्चन जो आपका पुटअप होने वाला है एग्जामिनेशन के अंदर, वो मेनली इसी चीज़ों पे होगा कि उदारवादी राज्य के सिद्धांत। देखो, दो चीज़ आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। पहला पूछा गया है उदारवादी राज्य का सिद्धांत, यानी कि जो स्टेट का जो थ्योरी है वो उदारवादी सिद्धांत है, वो क्या है पहले तो आपको ये बताना होगा, फर्स्ट पोर्शन। सेकंड में पूछा गया आपसे, जो भी आप बताओगे वो आपको नीति विश्लेषण के संदर्भ में बताना होगा। यानी कि सेकंड पोर्शन आपको नीति विश्लेषण को भी बताना है इसके अंदर, और जो भी आप स्टेट थ्योरीज को डिस्क्राइब कर रहे होगे वो इसके कॉन्टेक्स्ट में कर रहे होगे। यानी कि आप पॉलिसी एनालिसिस को बताओगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरल स्टेट थ्योरी। तो यही क्वेश्चन सेम एक और फॉर्मेट में एग्जाम में आ सकता है, जो कि राज्य के उदारवादी एवं कल्याणकारी सिद्धांतों के संदर्भ में नीति विश्लेषण का वर्णन कीजिए। यानी कि तो डिस्क्राइब द पॉलिसी एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लिबरल एंड वेलफेयर थ्योरी ऑफ द स्टेट। देखो, लिबरल जहाँ पे वर्ड आ गया दोस्त, वहाँ पे कल्याणकारी वर्ड भी आएगा, क्योंकि मॉडर्न स्टेट के अंदर आज स्टेट का जो फॉर्म है, जो स्टेट का जो रूप है, वो एक वेलफेयर स्टेट का है। तो अब हम इन कंसेप्ट को पूरा मैं समझाने वाला हूँ। तो सारे दोस्त आपके जो डाउट्स वगैरह इस चैप्टर को वो खत्म हो ही जाने हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है आपसे। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे, तभी आप चीज़ों को लिख पाओगे। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको मैं आंसर्स लिखने लायक बना दूँ, ना कि जो रटने लायक बनाऊँ। चीज़ों को रट के जाओगे तो आप एग्जाम में लिख तो लोगे, लेकिन जब दो बीच में कुछ भी भूले तो सारा रायता फैल जाएगा। चलिए, पहले हम ये समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है कि जो स्टेट है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट है, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो कितने तरीके की होती है। आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा, यानी वो किन किन रास्तों पे काम करता है और किन चीज़ों को फॉलो करके काम कर रहा है वो। मान लो कि उसको कहीं पॉलिसी बनाना है या कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है, तो इसके लिए काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, कह सकते हो आपके रूल और रेगुलेशन है, जो एक स्टेट की आइडियोलॉजी को बताता है। जैसे दोस्त आप एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि एक इंसान है जो ये कहता है कि भाई स्टेट कम से कम काम करे और सभी को लिबर्टी मिले, राइट्स मिले, इंडिपेंडेंस मिले, और इंसान ज़्यादातर काम अपना खुद करे स्टेट के बिना इंटरफेयर के। तो कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे, कुछ लोगों को कहना है नहीं भाई, प्राइवेटाइजेशन ख़राब है, सोशलाइजेशन होना चाहिए। दैट मीन्स ज़्यादा चीज़ जो है, यानी जो इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री है, यानी कि मेनली जो प्रोडक्शन के जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि कह सकते हो कि जो मेनली सारे इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे नहीं यार, जो हमारी जो परंपराएं चलती आ रही है हमें उनको फॉलो करना चाहिए, जो बूढ़े बुजुर्ग बना के गए हुए, क्योंकि भाई वो बूढ़े बुजुर्ग बना के गए तो वो सही होगा, हमें क्यों मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए। तो सबकी अपनी अलग अलग थॉट है। इन्हीं सबको दोस्तों मिलाकर हमने एक थ्योरीज बना दी है, जिसको हमने लिबरल थ्योरी कह दिया, जो लिबर्टी की बात करता है। हमने मार्क्सिस्ट थ्योरी कह दिया, जो इक्वलिटी की बात करता है। तो हमने कंजर्वेटिव कह दिया, जो ट्रेडिशन की बात करता है, यानी कि परंपराओं की बात करता है। तो आपको इन तीनों में मेजर डिफरेंसेस समझ में आ गया, तो आपको ये पूरा टॉपिक हलवे की तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्त, इस हलवे को चखना स्टार्ट करते हैं, यानी कि इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उनमें आपको इंट्रोडक्शन में ही दोस्त इन दो बंदों का नाम लिखना है, मैनी और थियोनिंग। इन दोनों के द्वारा जो एक थ्योरी दी गई है, इसका आंसर दोस्तों इन दोनों ने देने की पूरी कोशिश करी है अपनी। इन दोनों ने किसका आंसर दिया है? उदारवादी राज्य के सिद्धांत के संदर्भ में नीति का विश्लेषण जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, तो इन्होंने ये बताया कि पॉलिसी जो एनालिसिस होता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरल स्टेट थ्योरी में, तो इन्होंने बताया कि एक राज्य के 3 सिद्धांत होते हैं। राज्य के कितने सिद्धांत होते हैं? मेनली 3 थ्योरीज होती हैं। तो वो इन 3 थ्योरीज को देने वाला मैनी और थियोनिंग है, मैनिंग और थियोनिंग है। तो इन दोनों के द्वारा जो 3 सिद्धांत, ये जो 3 थ्योरीज दी गई है, इन्हीं थ्योरीज को
स्टेट के सिद्धांत या दोस्तों स्टेट थ्योरी कह सकते हो या लिबरल स्टेट थ्योरी कह सकते हो आप। क्लियर है? मैं आपको लिबरलिज्म, ये जो उदारवादी वर्ड है, मैं आपको ये सेपरेटली समझाऊंगा, लेकिन पहले हम समझते हैं स्टेट के सिद्धांत। क्लियर है? यानी कि हम पहले क्या समझते हैं? हम दोस्तों पहले समझते हैं स्टेट थ्योरी, जो कि दोस्त एग्जाम के अंदर आपको लिखना है, जो कि मैनी और थ्योरी के द्वारा दी गई है। जो सबसे पहला दोस्तों थ्योरी है वो ये कहता है कि राज्य का बहुलवादी सिद्धांत, राज्य एक बहुलवादी सिद्धांत पे चलना चाहिए राज्य को, यानी कि बहुलवादी मतलब प्लूरिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट। इसके अंदर क्या होता है? मेनली जो सार्वजनिक नीतियां हैं, यानी कि जो पब्लिक पॉलिसी है, ये दोस्त जितने भी सामाजिक मांग है, सामाजिक मांग मतलब देखो जब भी अलग अलग टाइम टू टाइम या दोस्तों परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कंडीशन, ये दोस्त जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो जनता डिमांड करती है, उन सामाजिक मांगों को एक फीडबैक मिलती है और सरकार उसकी पॉलिसी बना के लोगों की मांगों को पूरा करती है। तो दोस्त आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो यहाँ पे। क्या? सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे है गवर्नमेंट। क्लियर है? और इस जगह पे है दोस्त कौन है दोस्त? यहाँ पे कह सकते हो आप सोशल डिमांड, सामाजिक मांग। किसकी? पब्लिक की, यानी कि जनता की। अब आपको कुछ इस तरीके से समझना है, जनता ने अपनी मांग की, सामाजिक मांग यानी कि सोशल डिमांड की। अब इन सोशल डिमांड को गवर्नमेंट क्या करती है? पॉलिसी बना के इम्प्लीमेंट करती है। दोस्त कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई जाती है वो एक पब्लिक की फीडबैक होती है। जो जनता जो चाहती है सरकार मेनली उसी पे ही काम करती है। तो इस थ्योरी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए जो कि मेनली किसके ऊपर हो? बेस्ड, वो पब्लिक पॉलिसी यानी कि जनता के ऊपर या जनता के लिए बनाई गई हो। दोस्त ऐसा कहा जाता है जब भी कोई पॉलिसी जनता के लिए बनाई जा रही है तो उसके अंदर पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। मान लो दोस्त कोई ऐसी पॉलिसी बन रही है जो कि मान लो कि लोगों की गरीबी के लिए हो, या मान लो दोस्तों पंचायती सिस्टम के लिए हो, कोई ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर जनता अगर इन्वॉल्व हो उस पॉलिसी के डिस्कशन में, तो उस पॉलिसी का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉलिसी जो जनता के लिए है उसको खुद जनता ही बना रही है, यानी कि पब्लिक खुद बना रही है। अब इसीलिए ये पॉलिसी ये कहता है कि उसके अंदर दोस्तों बहुलवादी, जितनी ज़्यादा हो सके लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जितना ज़्यादा दोस्तों हो सके मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए दोस्त, तभी जाके एक पॉलिसी सही बन सकती है। लेकिन अगर दोस्त आज इस टाइम पे क्या होता है, इस पॉलिसी के अंदर ये कहा गया, आप अभी क्या है कि कुछ ऐसे डोमिनेंट क्लास है, यानी दोस्त कुछ ऐसे वर्ग हैं जो पॉलिसी अपनी बना रही है, और यानी कि दोस्त कह सकते हो कि स्टेट के ऊपर कुछ पैसे वाले लोग या ऐसे डोमिनेंट, यानी कि कह सकते हो कि उन लोगों का डोमिनेंस है, उन लोगों का प्रभुत्व है जो थोड़े से पावरफुल है अपनी स्टेटस में, दोस्त इकोनॉमिक पावर में। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, स्टेट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, अपनी बातों को सरकार से कहते हैं कि आप इन गरीबों को या उन लोगों को छोड़ो, इन बहुलवादी जो संख्या में बड़े हैं दोस्त, हम सब आप जैसे लोग, उन सभी की बात को इग्नोर करके तो ऐसे लोगों की बात स्टेट को मनवाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि कुछ ही लोगों की पॉलिसी बनकर वो रह जाती है। इसलिए दोस्त बहुलवादी जो सिद्धांत है वो सभी लोगों की पार्टिसिपेशन की बात करता है, ठीक है, मेनली। और दोस्त उदारवादी का मतलब ही क्या हुआ? उदार होना, ठीक है। तो स्टेट का जो पहला सिद्धांत है वो बहुलवादी सिद्धांत है, क्योंकि दोस्त कोई भी पॉलिसी तभी बन पाएगी जब जनता उसके ऊपर डिमांड करेगी और जनता उसके अंदर पार्टिसिपेशन करती है, तो पॉलिसी और बेहतर बन पाएगी। ये कौन कहता है? राज्य का पहला सिद्धांत, द फर्स्ट इज द प्लूरिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। तो सेकंड जो हमारे पास प्रिंसिपल है उसका नाम है व्याख्यात्मक सिद्धांत। व्याख्यात्मक सिद्धांत का मतलब क्या है दोस्त? यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी थ्योरी। ये क्या है दोस्त? अगर आपने मार्क्सवादी के बारे में पढ़ा है या आपने मेरी मार्क्स की वीडियो देखी है कार्ल मार्क्स के बारे में, तो मैंने आपको बताया था दोस्त, कार्ल मार्क्स है जर्मनी का रहने वाला बंदा, जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब दोस्त औद्योगिक क्रांति आई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी आप कह सकते हो जब मशीनों का आविष्कार हुआ था, नए नए दोस्त जो काम पहले हाथों से हुआ करते थे अब वो मशीनों से बनने जब स्टार्ट हुए थे दोस्त, ये 1750 और 1850 के बीच की बात है। तो उस टाइम उन लोगों ने मशीनों को खरीद के इकट्ठा कर लिया जिनके पास पैसा था। अब वो क्या करते कि लेबर और जो मजदूर है दोस्त उनसे मशीनों में काम करवाते और उनको मजदूरी बहुत कम देते दोस्त। इस तरीके जो पैसे वाले थे वो तो बहुत पैसे वाले बनते चले गए और जो गरीब थे बेचारे वो गरीब रह गए दोस्तों। मेनली आप कह सकते हो
ये जो थ्योरी है राज्य का, यानी जो व्याख्यात्मक सिद्धांत जो है, जिसको दोस्त नव मार्क्सवादी सिद्धांत या न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी कहा जाता है, ये इसके क्रिटिसिज्म के बाद आया है। यानी कि जब इस थ्योरी में कहा गया कि मेनली जो कुछ ही लोग मिलकर कानून को जब बनाने लग जाते हैं, कुछ लोगों का तो डोमिनेंस हो जाता है, तो जो पार्टिसिपेशन लोगों का होता है वो कम हो जाता है और कानून या पॉलिसी इस तरीके से नहीं बन पाती जो कि सोसाइटी के अंदर पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाए। जिसके लिए दोस्तों अब क्या होता है, ये थ्योरी आता है जो इस थ्योरी की आलोचना करता है कि ये चीज़ भाई सही है, ज़्यादातर लोग अगर पार्टिसिपेशन करते भी हैं तो ये इम्पॉसिबल है आज इस अमीर और गरीब की दुनिया के अंदर। दोस्त इसलिए कार्ल मार्क्स ये थ्योरी देता है, मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो आज इस मॉडर्न टाइम के अंदर एक न्यू थ्योरी निकल कर आई जिसका नाम है न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी। जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है दोस्त, आपको पता होना चाहिए कार्ल मार्क्स की थ्योरी, जब इसने कहा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी मशीनों का आविष्कार होने के बाद अमीर और गरीब का खाई बढ़ता चला गया। दोस्तों ये अमीर इन गरीबों का शोषण करते चले गए, खून चूसते चले गए और देखते देखते तो समाज में क्या हुआ, अमीर और गरीब बहुत बढ़ते चले, इनका फासला बढ़ गया दोस्त। इस तरीके से कार्ल मार्क्स चाहता था इन अमीरों की जो रिसोर्सेस हैं इनको लेकर गरीबों में बांट दिया जाए और इन अमीरों को ख़त्म कर दो भाई, ठीक है। ख़त्म मतलब कि ये पूंजीपति जो है, कैपिटलिस्ट जो है, इनको ख़त्म कर दो, सोसाइटी में इक्वलिटी लेकर आ जाओ और जब सब कुछ ठीक हो जाए तो जो स्टेट है उसको भी ख़त्म कर दो। क्योंकि अगर स्टेट रहेगा तो दोस्त अल्टीमेटली जो अमीर लोग हैं उनका कब्जा स्टेट पर रहेगा। इसलिए पहले अमीरों को ख़त्म करो, जब सारे अमीर ख़त्म हो जाएंगे, उनके रिसोर्सेज जब गरीबों में बांट दी जाएगी तो फाइनली स्टेट ये सब कुछ कर रहा होगा। जब स्टेट ये सब कुछ कर देगा तो दोस्त जो सभी जनता है वो अपना शासन खुद ही चलाएंगे, तो उनको स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्त, फिर स्टेट को भी ख़त्म कर देंगे। इसको बोलते हैं दोस्त सोशलिज्म। जब स्टेट तो है लेकिन सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी है, कोई अमीर गरीब नहीं है, सब इक्वल है, सभी को रिसोर्सेस बराबरी दे दी गई है। लेकिन दोस्त जब स्टेट की नीड नहीं होती, स्टेट को जब ख़त्म कर दिया जाता है, उसको कम्युनिज्म कहा जाता है। जब साम्यवादी व्यवस्था आ जाती है, तो समाजवाद में स्टेट तो होता है बट इक्वलिटी होती है, लेकिन साम्यवाद में यानी कम्युनिज्म के अंदर स्टेट भी नहीं होता और ना ही दोस्त कोई क्लास यानी कोई अमीर गरीब होते हैं, यानी क्लासलेस सोसाइटी बन जाती है और स्टेटलेस सोसाइटी बन जाती है कम्युनिज्म के अंदर। लेकिन जो सोशलिज्म जो है उसके अंदर क्लासलेस सोसाइटी होती है बट स्टेट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म दोस्त ये जो वर्ड है दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। अब इस टाइम क्या हुआ, ये जो थ्योरी है न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी, इसका यही कहना था कि सामाजिक समस्या तभी सार्वजनिक समस्या बन जाती है जब उसका समाधान प्रभुत्वशाली वर्गों के हाथों में दे दिया जाता है। यानी तो जब पब्लिक इंटरेस्ट का कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा मसला जो मसला जनता के हित में दोस्त, उसको सरकार ना सोल्व करके जब प्रभुत्वशाली वर्ग उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, दोस्तों जैसे हमारे यहाँ पे आरोप लगते रहते हैं, प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि दोस्त आज सरकार थोड़ी पॉलिसी बना रही है, वो तो अंबानी अंडानी के हाथों से पॉलिसी बनाई जा रही है, सरकार ने थोड़ी नोटबंदी किया था, है वो तो अंबानी अंडानी का वो एक तरीके से कहा जाता है। तो ये भी कहा जा रहा है ना। तो आज ये कहा जाए, जब दोस्तों अगर ऐसा कुछ नहीं होता, ये थ्योरीज इसलिए ही निकल कर आए क्योंकि लोगों की आइडियोलॉजी ऐसी है और सोसाइटी में दोस्तों मेंटलिटी ये भी है। और आपको पता हो चाहिए एक रियलिटी भी है कि दोस्त आजकल सरकार को ज़्यादातर टैक्स अमीर लोग ही देते हैं, तो सरकार को दोस्तों मजबूरन उन लोगों की बात माननी पड़ती है। दोस्त पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती है उनका इलेक्शन कंटेस्ट करना होता है, भाई कहाँ से लड़ लेंगे यार, करोड़ रुपए दोस्तों फंड जब आता है वहाँ से, तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी यार। जब ये अमीर लोगों का प्रभुत्व बढ़ता चला जाएगा तो यहाँ पे दोस्त जो न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी, इनका ये कहना है कि इन अमीरों को ही ख़त्म करेंगे तभी जाके दोस्तों स्टेट इंडिपेंडेंट होगा, और जब स्टेट की ज़रूरत नहीं होगी तो स्टेट को भी ख़त्म कर देंगे। दोस्तों ये है न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी, तब जाके एक पॉलिसी एक अच्छे से बन पाएगी, अमीर और गरीब दोस्तों कोई फासला नहीं होगा, तो सभी के लिए इक्वल पॉलिसी बन पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरी है वो है नव संस्थावादी दृष्टिकोण, यानी कि थर्ड न्यू इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच। इस अप्रोच का मतलब क्या है, इनका ये कहना है दोस्त कि जो भी पॉलिसी होती है वो एक पब्लिक के लिए होती है, तो जो पब्लिक पॉलिसी होती है उसको हमेशा पब्लिक पॉलिसी को पॉलिसी एनालिसिस के तहत, यानी कि पॉलिसी को एनालाइज करके बनाना चाहिए। तो ये जो पॉलिसी एनालाइज करेगी दोस्त, ये कौन करेगी, इनका मानना है कि ये टोटली इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाना चाहिए। अब ये इंस्टीट्यूशन, ये संस्थाएं कौन सी हैं, इनका कहना है कि पॉलिसी जब भी बने तो संस्थाओं के द्वारा बने। जैसे दोस्त कार्यपालिका, यानी दोस्तों कह सकते हो संसद, पार्लियामेंट के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, पार्लियामेंट के द्वारा। लोगों की पार्टिसिपेशन मीडिया के द्वारा। तो इन सबको दोस्तों देखते हुए अल्टीमेटली जनता के फ़ायदे के लिए पॉलिसी बनाया जाए।
तो दोस्त यहाँ पे मैं एक बार फटाफट आपको मैं रिवीजन कर रहा हूँ। पहला कहता है कि लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, यानी कि बहुलवादी जो थ्योरी है, जो प्लूरलिस्टिक प्रिंसिपल है, ये कहता है कि लोगों का जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा उतनी अच्छी पॉलिसी बनेगी। पहला ये कहता है। दूसरा कहता है लोगों का पार्टिसिपेशन होगा कैसे, क्योंकि पॉलिसी तो ज़्यादातर अमीर और बड़े बड़े जो प्रभुत्वशाली लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, पॉलिसी को वो बना रहे हैं, तो पॉलिसी सही बन ही नहीं पाएगी। इसलिए दोस्त ये बोलते हैं कि सोसाइटी में पहले इक्वलिटी आनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। और इक्वलिटी तभी आएगी दोस्त जब अमीर गरीब का फासला खत्म होगा, सोसाइटी में समाजवाद आएगा, यानी सोशलिज्म आएगा। और स्टेट जो दोस्त कह सकते हो कि एक तरीके से जो इस डोमिनेंस क्लासेस को अब सपोर्ट करता है, वो ऐसा करना बंद करे और स्टेट का जब नीड खत्म हो तो उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तभी दोस्त जनता अपना शासन खुद करे, यानी किसान मजदूर की सरकार बन जाएगी और ये किसान मजदूर मिलकर अपना शासन खुद ही करेंगे, खुद ही अपने लिए पॉलिसी एनालाइज करके खुद ही पॉलिसी बनाएंगे। दोस्त ये इसका कहना है, किसका? न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी का। तो इनका ये कहना हुआ। नेक्स्ट जो थ्योरी आई, इनका ये कहना है कि जो भी पॉलिसी बन रही है वो एनालाइज करके बने, लेकिन इनको एनालिसिस कौन करेंगे दोस्त? इनको करेंगे जो मेनली जो संस्थाएं होती है, इंस्टीट्यूशन होती है। जैसे कि भारत के अंदर मेन जो हमारी संसद है, कानून मेनली बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, संविधान में 2 चेंज करने का अधिकार भी संसद को दिया गया है, तो मेनली संसद करेगी। तो 3 अलग अलग थ्योरीज है जिनका अपना अलग अलग दोस्तों थॉट है, अपना अलग अलग कहना है। तो आप इन तीनों थ्योरीज को ध्यान रखना दोस्तों, इनको स्टेट की थ्योरीज कहा जाता है मेनली। अब हमारे पास जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि लिबरल स्टेट थ्योरी क्या है। दोस्तों एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा ये वाला, तो मैंने आपको बताया इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला स्टेट थ्योरी पूछा गया पहले, तो ठीक है, तो पहले जो स्टेट थ्योरी है वो 3 है। ठीक है, वो 3 थ्योरी दोस्तों जो मेनी और थ्योनिंग के द्वारा दी गई है, वो तीनों बता दोगे आप। ठीक है, फिर आपको बताना होगा दोस्त उदारवादी राज्य सिद्धांत क्या है, यानी कि मेनली जो लिबरल स्टेट थ्योरीज है अब वो क्या है। ठीक है, अब दोस्तों लिबरल स्टेट थ्योरीज की हम बात करेंगे, देन दोस्तों हमारा टॉपिक यहाँ पे ये कंप्लीट होगा। अब हम पहले बात करते हैं लिबरल स्टेट थ्योरी की। देखो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं, आज इस टाइम पे जो हम स्टेट देख रहे हैं उसको बनाया किसके द्वारा गया है, आखिर स्टेट बना कैसे है। आज दोस्त राज्य किसने बनाया? स्टेट मतलब दोस्त एक ऐसे बाउंड्री से है जिसके अंदर एक फिक्स टेरिटरी के अंदर लोग रह रहे हैं, एक गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट दोस्त पूरी संप्रभु है, यानी सोवरेनिटी गवर्नमेंट को है, यानी तो 4 एलिमेंट्स को मिला के एक स्टेट बना हुआ है। अब वो दोस्त 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। यानी दोस्तों स्टेट जो है पॉपुलेशन होनी चाहिए, यानी जनसंख्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट यानी कि सरकार होनी चाहिए, थर्ड दोस्त क्या है टेरिटरी यानी कि भूमि लैंड होनी चाहिए, एंड दोस्तों फोर्थ क्या है संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी होनी चाहिए। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि एक देश की सरकार अपने इंटरनल देश के अंदर और एक्सटर्नल देश के बाहर टोटली इंडिपेंडेंट हो, वो किसी के दबाव में किसी के प्रेशर में आके काम ना कर रही हो भाई, है ना, देश पूरे आज़ाद हो। 1947 से दोस्तों पहले 1947 से पहले हमारे पास ये तीनों चीज़ थी, बट ये सोवरेनिटी नहीं थी, संप्रभुता नहीं थी हमारे पास। वो तो इसलिए हम भारत को एक नेशन स्टेट ना कह के भारत को दोस्तों ब्रिटिश स्टेट कहा जाता था, क्योंकि हम ब्रिटिश के गुलाम थे। लेकिन जब 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए दोस्त, उस टाइम से भारत ब्रिटिश स्टेट नहीं बल्कि नेशन स्टेट बन गया, टोटली एक इंडिपेंडेंट स्टेट दोस्त, जिसकी अपनी एक दोस्त कह सकते हो अपनी एक किसी की हिस्ट्री है। यहाँ पे दोस्त अलग अलग तरह के कल्चर्स रहते हैं, उनका दोस्त अपना एक रिलीजन है, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, उनका दोस्त अपना एक नेटिव लैंग्वेज भी है ना दोस्त। एथनिसिटी क्या है दोस्त, यूनिटी के साथ हम एक साथ मिलकर रहते हैं। तो नेशन स्टेट का कंसेप्ट निकल कर आया, तो कह सकते हो यहाँ से सोवरेनिटी स्टेट यानी कि सोवरेन स्टेट हम कहलाएं। तो मेनली ये 4 एलिमेंट्स होंगे तब वो एक स्टेट बन पाएगा। लेकिन ये स्टेट दोस्त अचानक से नहीं बना। स्टेट को बनाने के लिए या स्टेट कैसे बना, इसके लिए काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं। ये सभी मैंने आपको मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर पढ़ा है कि जैसे किस तरीके से दोस्त रूसो के द्वारा, होब्स के द्वारा और जॉन लॉक के द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी गई है। ये मुद्दा दोस्तों इस टॉपिक का बिल्कुल भी नहीं है, बट अगर कंसेप्ट आपने समझ रखा है उन कंसेप्टों को, स्टेट कैसे बना, तो उनको आप एज ए रेफरेंस आप यहाँ पे जरूर डाल सकते हो कि राज्य की उत्पत्ति और भूमिका का दोस्तों अध्ययन, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन्स एंड दोस्तों रोल ऑफ द स्टेट जब हम बात करते हैं, तो दोस्त एक थ्योरी है राज्य सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनाया गया है। यानी दोस्त सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, जब जनता स्टार्टिंग में थी तो दोस्त कोई परिवार, कोई फैमिली नहीं था, कोई स्टेट नहीं था, फैमिली लेस, स्टेट लेस, क्लास लेस, तो सब कुछ भी नहीं थी वहाँ पे, लोग अपना मन से रहते थे। जब जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चले गई, रिसोर्सेज के लिए इंसान लड़ते चले गए, तो इंसानों को दोस्त दूसरे इंसान से खतरा महसूस हुआ, तो आपस में लोगों ने मिलकर एक ऐसे इंसान को अपनी पूरी सहमति, अपने अधिकार सौंप दिए कि भाई देख तू इंसान है, तू हमारी सुरक्षा करेगा। तो दोस्त इन इंसानों ने क्या किया
मान लो इस इंसान को अपनी सारी पावर सौंप दी, ये सारे लोगों ने मिलकर, ठीक है, और ये सभी एक फिक्स बाउंड्री के अंदर रहते हैं। दोस्तों ये जो फिक्स बाउंड्री है पूरी, ये तो एक स्टेट कहलाई, इस स्टेट का ये राजा कहलाया और इस स्टेट की ये जनता कहलाई, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर इस राजा को अपनी सत्ता सौंप दी है दोस्त। तो इस लोगों और राजा, राजा मतलब राज्य, स्टेट, क्योंकि तो स्टेट तक इनविजिबल है, इस स्टेट को जो चलाने वाले तो यही है। तो दोस्त इन दोनों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो पहला थ्योरी यह है कि समाज समझौता करके, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके एक स्टेट बनाया गया है, ये दोस्तों कहा गया। और दोस्त इसके पीछे काफ़ी सारे दार्शनिक, काफ़ी फिलोसफर्स और काफ़ी इकोनॉमिस्ट की अपनी अपनी व्यूज़ हैं। जैसे फिलोसफर्स के अंदर दोस्त रूसो हो गया दोस्त, जैसे एंड जॉन लॉक हो गया, होब्स हो गया दोस्त, काफ़ी सारे जैसे थिंकर जिन्होंने अपने अपने व्यूज़ इसके ऊपर दिए हैं। बट दोस्तों कहा यह जाता है कि व्यक्तियों के जीवन में राज्य की जो भूमिका है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है दोस्त, जितना एक इंसान के लिए उसके पेरेंट्स इम्पोर्टेंट है दोस्त। पेरेंट्स के बिना एक इंसान का दोस्त व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, ठीक है दोस्त। यानी कह सकते हो कि एक इंसान दोस्त जब छोटा सा होता है, वो दोस्त बड़े से लेकर पूरा एक इंसान अपने माता पिता के छत्र छाया में बड़ा हो रहा होता है। तो दोस्त शिक्षा से पहले संस्कार इंसान को, एक बच्चे को अपने माता पिता से ही मिलती है। वैसे ही दोस्त इंसान अपने आप का डेवलपमेंट, अपने आप का विकास, अपने आप को दोस्त एक स्टेट में रह के ही जान सकता है दोस्त। ये रूसो, प्लेटो दोस्त, एरिस्टोटल, इन सब का कहना है, क्योंकि इनका कहते हैं समाज देखा जाए दोस्त तो एक इंसान सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी मतलब इंसान समाज में रहता है और समाज उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक इंडिविजुअल इंसान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन समाजों को ही मिलाकर एक राज्य बना हुआ है। कंसेप्ट ऑफ द लिबरल स्टेट थ्योरी, उदार राज्य सिद्धांत की दोस्तों अवधारणा की बात करते हैं। आखिर उदार राज्य कैसा होता है, क्योंकि दोस्त एग्जाम में जो क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है उसके अंदर भी जो कंसेप्ट है, मैं फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूँ। देखो क्या बोला गया है, उदार राज्य, उदारवादी मतलब उदार, लिबरल, उदार राज्य के सिद्धांत आपको जो अब बताने जा रहा हूँ दोस्त, वो इसका आंसर है, ठीक है। उदार राज्य का सिद्धांत का आंसर बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। इनका पूरा कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ अब। हाँ जी, तो उदार राज्य सिद्धांत का अवधारणा देखेंगे। देखो, लिबरलिज्म इज एन आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन द कमिटमेंट टू इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, टॉलरेंस, है ना, एंड कंसेंट। तो उदारवादी किस चीज़ को प्रमोट करता है दोस्त, ये इंडिविजुअलिज्म का प्रमोट करता है, यानी कि एक पूरी सोसाइटी को नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल पर्सन को इंपॉर्टेंट दो, क्योंकि एक इंसान को मिलाकर ही पूरी सोसाइटी बनी है और इस सोसाइटी को मिला के पूरा स्टेट बना है, इसलिए एक इंसान को पहले इंपॉर्टेंट दो। तो दोस्त एक इंसान को इंपॉर्टेंट कैसे दो, उसके लिबर्टी दो। एक इंसान बिल्कुल सहनशील होता है, उसकी सहमति से ही सारे काम होने चाहिए, उसको लिबर्टी दो, उसके राइट्स दो, उसको फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, उसको इक्वलिटी होनी चाहिए, उसके पास जस्टिस होनी चाहिए दोस्त। इस तरीके से पूरा सोसाइटी के अंदर सभी लोग, एक इंडिविजुअल पर्सन को दोस्त इंपॉर्टेंस दो। बट ये पहले ऐसा नहीं था दोस्त। आप कह सकते हो कि 16th सेंचुरी के बाद ये थ्योरीज निकल कर आई, जब इसने इंडिविजुअल, एक कह सकते हो कि एक अकेले बंदे के इंपॉर्टेंस की बात करी दोस्त। उसके बाद जाकर दोस्त एक स्टेट का कंसेप्ट ख़त्म हुआ और यानी कि स्टेट और रिलीजन को जब अलग कर दिया गया तो इंडिविजुअल दोस्त एक इंसान को इम्पोर्टेंस दिया गया ताकि उसकी लिबर्टी बरकरार रहे। और दोस्त आप कह सकते हो जो ये लिबरलिज्म है, जो उदारवाद है, इसका मेन सेंटर पॉइंट है इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद है, एक सिंगल व्यक्ति, लिबर्टी, लोगों की स्वतंत्रता, इक्वालिटी दोस्त, इक्वालिटी थर्ड नंबर पे दोस्त, एंड फोर्थ यहाँ पे क्या है, टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता फोर्थ नंबर पे। एंड दोस्तों फिफ्थ नंबर पे जो सबसे बड़ी बात है वो है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। दोस्त ये लोकतंत्र की बात करता है। तो मेनली जो 5 पॉइंट है इसके इसी चीज़ पे, यानी कि सहमति का मतलब दोस्तों यहाँ पे लोकतंत्र सही है, जनता की सहमति से ही सरकार बननी चाहिए, ये चीज़ की बात करते हैं। देखो व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, संरक्षित करना, संरक्षित मतलब सेफ करना और उसको बढ़ावा देना। राज्य की भूमिका कार्य को सीमित करना, यानी दोस्त जो राज्य की भूमिका इतनी होनी चाहिए कि राज्य की दोस्त कम से कम काम करें, यानी जो स्टेट है वो कम से कम काम करे, ठीक है, मिनिमम काम करे, मिनिमम वर्क करे, बाकी मैक्सिमम काम लोग खुद ही कर लेंगे अपना। तो राज्य के हस्तक्षेप की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब यह किसी व्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दे। यानी दोस्त कहने का मतलब ये है, उदारवादी ये कहते हैं कि अगर स्टेट इंटरफेयर करता है तो ये तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब उसके इस इंटरफेयर की वजह से लोगों का जो लिबर्टी है वो खतरे में ना हो, बल्कि वो और प्रमोट हो, लिबर्टी को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। व्यक्तियों को राज्य और सरकारी शक्ति का स्रोत बनाना, यानी कि दोस्त जो अल्टीमेटली जो स्टेट बनी हुई है वो लोगों से ही बनी हुई है और गवर्नमेंट लोगों पे ही डिपेंड है, ये कहना है इसका।
एक सीमित यानी दोस्त कैसे डेमोक्रेसी का सपोर्ट करता है, एक सीमित राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत की वकालत करना। ये दोस्तों कहते हैं कि एक जो पॉलिटिक्स है या जो एक स्टेट है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही हो, बस लोगों के प्रोटेक्शन देना, एक पुलिस स्टेट बनकर रहना, लोगों की राइट्स को सुरक्षा देना, बाकी इंसान खुद अपना काम कर लेगा। दोस्तों इसी को से मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी बता दिया। दोस्तों मेनली जो लिबरलिज्म है वो इन सभी चीज़ों पे फोकस करता है। तो ये कहता है कि जब भी कोई पॉलिसी बनाई जा रही है तो पॉलिसी इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए, लोगों को लिबर्टी में कोई खतरा ना हो, इक्वलिटी बरकरार रहे, स्टेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहे ताकि वो लोगों के पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर बिल्कुल भी ना करे, जिससे कि उसकी जो लिबर्टी है वो खतरे में आ जाए। तो पॉलिसी को इस तरीके से बनाना चाहिए हमें। क्लियर दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टेट्स वर्क फॉर द कॉमन गुड। दोस्त स्टेट को लोगों की सभी लोगों की अच्छाई के लिए काम करना है, जिससे कि सोसाइटी में दोस्त बढ़ावा यानी कि उसका विकास हो सके। एंड जो मेजर जो एक्टिविटीज़ दोस्तों होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्टेट की मेंटेनिंग लॉ, यानी कि लॉ को मेंटेन रखना, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर दोस्तों जो होता है उसको मेंटेन रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये स्टेट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और मेनली काम स्टेट का यही होना चाहिए। बाकी दोस्तों लोग तो अपना खुद काम कर ही लेते हैं, प्रोडक्शन क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, माल दोस्तों किसने कितने का बिकना चाहिए मार्केट के अंदर, मशीन, बैंक, इंडस्ट्री, दोस्तों लोगों के पास ही तो होता है, प्राइवेट ही तो होता है ये। इसलिए स्टेट का मेनली काम होता है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। कोई दोस्तों किसी को हमला नहीं कर रहा हो, कोई किसी को अटैक करके मार नहीं रहा, कोई को चक्कू ना मार रहा हो भाई, ये सब देखना स्टेट का काम है, क्योंकि स्टेट को बना ही लोगों ने इसलिए है ताकि लोगों को प्रोटेक्शन दे सके। कौन? स्टेट। तो प्रोटेक्टिव रखने के लिए बनाया गया है, ठीक है, लोगों को सिक्योर रख सके। क्लियर दोस्त। और इक्वलिटी का माहौल बने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो दोस्त कोई भी पॉलिसी बन रही हो तो इक्वलिटी के साथ बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के बनानी चाहिए, ठीक है दोस्त। और यहाँ पे जो लिबरलिज्म है दोस्त, या जो उदारवादी थ्योरी है, इसका एक सबसे बड़ा सिद्धांत यही है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि द स्टेट एज अ नेसेसरी इवल। ये एक नेसेसरी भी है, यानी कि दोस्त जो स्टेट है वो एक आवश्यक भी है लोगों के लिए, बट एक इविल दैट मीन्स वो एक बुराई भी है, यानी कि स्टेट एक आवश्यक बुराई है। अरे भाई ये क्या चीज़ है भाई, स्टेट ज़रूरी भी है और स्टेट बुरा भी है। ये तो दोस्तों ऐसा ही हो गया भाई, ना जिया जाता है और ना लिया जाता है। दैट मीन्स दोस्तों आवश्यक ये है, स्टेट दोस्तों इसलिए ज़रूरी है, स्टेट की ज़रूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि स्टेट हमें प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों कोई भी हमें अगर मारे, डराए, धमकाए तो स्टेट हमारी सहायता करता है, पुलिस की डंडा ला के दोस्त उसके अंदर दे देता है, इससे दोस्तों हमारी सुरक्षा मिलती है। क्लियर है। तो आवश्यक इसलिए है क्योंकि हमारी वो प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों बुरा इसलिए है क्योंकि स्टेट टाइम टू टाइम ऐसा कोई भी लॉ बना देता है जिससे कि हमारी जो लिबर्टी है वो कम हो जाती है। तो स्टेट को इसलिए बुरा माना जाता है क्योंकि हमारी जो लिबर्टी है उसके अंदर इंटरफेयर करता है। प्लस अच्छा इसलिए है क्योंकि हमें प्रोटेक्शन देता है भाई, हमें सुरक्षा देता है। तो लिबरलिज्म का ये कहना है। तो दोस्त इसलिए जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो यही देख के बनाई जाती है। दोस्त यहाँ पे बेंजामिन एक थिंकर है जिसके द्वारा ये लाइन कही गई है, द स्टेट इज सेड बाई सम टू बी अ नेसेसरी इविल, इट मस्ट बी मेड अननेसेसरी। इसको दोस्तों क्या बनाना है? इसको नेसेसरी बनाना है दोस्त आज इस टाइम पे हमें, ताकि स्टेट की जो क्षमता है दोस्त आज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। क्योंकि पहले टाइम देखा जाए तो दोस्त स्टेट का रोल बहुत कम पॉपुलेशन पे हुआ करता था, बट आज दोस्त पॉपुलेशन ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। अब इन कॉम्प्लेक्सिटी में सभी लोगों के नीड को समझ के कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दोस्त अब यह सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक जिम्मेदारी हो गई है। दोस्त ये वैश्विक जो हमले होते रहते हैं आए दिन, दोस्त हमले मतलब यहाँ पे सिर्फ गोले बारूद से ही नहीं है दोस्त, कूटनीति से भी है, रणनीति से भी है। दोस्त स्टेट अपना रिलेशन किसी दूसरे कंट्री के साथ तभी तक बनाता है जब तक उसके साथ उसका फ़ायदा चल रहा हो, फ़ायदा ख़त्म रिलेशन ख़त्म कर देता है वो, जैसे आज के दोस्त रिलेशन की तरह ये सेम। ठीक है, चलिए तो हम लोग की स्थिति में नीति निर्माण करना, नीति निष्पादन करना और सबसे बड़ी बात है दोस्तों नीति का विश्लेषण करना। ये सरकार को अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए ताकि दोस्तों कोई भी पॉलिसी एनालाइज करके जब वो बना रही है तो सरकार की मैक्सिमम पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो कि जनता की नेशनल यानी कि दोस्त पब्लिक के इंटरेस्ट में होनी चाहिए। अल्टीमेटली तो जनता का उससे विकास होना चाहिए। तो मेनली इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले स्टेट के तीनों थ्योरीज को डिफाइन करना होगा दोस्त, जो मेनी के द्वारा दी गई है भाई। ठीक है दोस्त, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, ये वाला, ये देखिए
ये दोस्तों मैंने आपको बताया था, यानी कि मैनी और थियोनिंग के द्वारा दी गई है। पहले तो आपको सिंपल यही डिफाइन करना है तीनों थ्योरीज। उसके बाद जो लिबरलिज्म मैंने आपको बताया, यानी कि स्टेट का जो लिबरलिज्म का थ्योरी है ये वाला दोस्त, यानी कि राज्य का सिद्धांत, कौन सा, राज्य का उदारवादी सिद्धांत, लिबरल स्टेट थ्योरी। फिर आपको इसको डिफाइन करना है, तो सबसे लास्ट में आकर आपको कंक्लूजन देना है। इस तरीके से कहा जा सकता है कि राज्य का जो सिद्धांत है वह पॉलिसी बनाने टाइम इन बातों का ध्यान रखता है कि किन किन आइडियोलॉजी के द्वारा कौन सी बातें कही जा रही है, और उन सभी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी को बनाया जाता है। जिससे अल्टीमेटली दोस्त, कोई अगर आइडियोलॉजी, देखो कोई भी आइडियोलॉजी या कोई भी एक इंसान अपने आप में परफेक्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं है यार। तो जब भी कोई आइडियोलॉजी कोई बात कह रहा है तो उसके भी बात को देखो। कोई दूसरी आइडियोलॉजी है दोस्त, जैसे कि मार्क्सिस्ट है, मार्क्सवाद को भी देखो, उदारवाद को भी देखो दोस्त, इंस्टीट्यूशनलिज्म यानी कि संस्थावाद को भी देखो। तो इन तीनों आइडियोलॉजी के दोस्त जो कॉमन है उनको अडॉप्ट करो। जैसे कि लिबरलिज्म ये बोलता है लिबर्टी को कोई बरकरार रखते हुए पॉलिसी बनाओ। दोस्त ये कहता है मार्क्सिज्म की इक्वलिटी होनी चाहिए, अमीर गरीब का दोस्तों फासला बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इक्वलिटी भी हो, मार्क्सिस्ट भी फॉलो कर लो, लिबर्टी हो तो उदारवाद भी फॉलो हो गया, ख़त्म है, क्लियर है। और दोस्त जब इन दोनों इक्वलिटी और लिबर्टी को ध्यान में रखते हुए जब कोई संसद पॉलिसी बना रही है, इस तरीके से इंस्टीट्यूशनलिज्म का जो विचार है वो भी इम्प्लीमेंट हो गया। दोस्तों इन तीनों थ्योरीज को कंबाइन करके आज के इस टाइम पे पॉलिसी बनाई जाती है। इस प्रकार दोस्तों कहा जा सकता है कि आज जो पॉलिसी बनाई जा रही है वह पॉलिसी एनालिसिस का ही एक प्रकार है, जिसके अंदर सभी आइडियोलॉजी पूरी कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई जाती है, जिससे अल्टीमेटली दो जनता का विकास हो। तो राज्य के इस सिद्धांत को हमने समझ लिया है दोस्त। इसकी ये स्लाइड जो मैं आपको यहाँ पे मैंने दिखाया है दोस्त, ये स्लाइड्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आप सबको रिवीजन करवाने में, और आपको एग्जाम में दोस्त इन पॉइंटों को भी अगर आप लिख के इसके अंदर बना के लिख देते हो ना, पूरे दोस्तों मार्क्स मिल जाएंगे। तो इन स्लाइड्स का डाउनलोड कर लेना। इसको डाउनलोड करने की स्लाइड्स दोस्त जितने मैं स्लाइड देता हूँ उन सब के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देता हूँ दोस्तों, आपको मिल जाएगा स्लाइड डाउनलोड लिंक। आप वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए और दोस्त वहाँ पे आप जाके इसको वेबसाइट पे रीड कर लीजिए, क्लियर है दोस्त। चलिए, अगर आप नए तो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। ऐसी वीडियो दोस्त आपको इस यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्त, और अपना प्यार ही बनाए रखिए। अगर आप अपने फ्रेंडों को थोड़ा इस वीडियो के बारे में दोस्तों बताओगे, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और वीडियोज़ बनाने के लिए। चलिए दोस्त, अपना प्यार ही बनाए रखना। आज ये वीडियो कैसे लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, जय भारत।